दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जॉन कीट्स की मशहूर एक ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है उसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। साथ ही इस सेशन में हम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के ऊपर एक तफसीली इंट्रो और उसकी थीम्स और क्रिटिकल एनालिसिस या ओवरव्यू, और साथ में हम समरी जो है उसको भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पर नए हैं। साथ में अपनी कीमती कमेंट से मैं ज़रूर आगाह रखिएगा, और हो सके तो इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको कई ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। जो आपके ज़रूरत वाले वीडियोस हैं वो आप उस पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसमें हम देखते हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो जैसा आपको पहले से ही इल्म है कि जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक एज में सेकंड जनरेशन में से बड़े मशहूर पोइट हैं, और इसके साथ सेकंड जनरेशन के दूसरे पोइट्स जो हैं वो पर्सी बिशे शेले और लॉर्ड बायरन जो हैं। तो ये बड़े मशहूर रोमांटिक पोइट हैं। ये उनकी लिखी हुई एक नज़म है जो उन्होंने 1819 में लिखी थी। और ये ओड्स जॉन कीट्स की बाकी जो 6 ओड्स हैं उनमें से एक है। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के अलावा बाकी जो ओड्स लिखी हैं जॉन कीट्स ने, जिनमें से कुछ ओड्स पे ऑलरेडी हमने पहले ही सेशंस किए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो इनकी जो दूसरी ओड्स हैं इनमें ओड इंडोलेंस, और इसी तरह से ओड ऑन मेलंकली, ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू साइकी भी है। इसी तरह से बुनियादी तौर पे जो मकसद था जॉन कीट्स का इस ओड को लिखने का, तो उस वक्त की जो पोइट्री थी तो ये उस पोइट्री की फॉर्म से कोई खासा मुतमईन नहीं थे। और यही वजह थी कि उसने जो है ये कलेक्शंस जो हैं वो ओड फॉर्म की डेवलप की और उन्होंने प्रेजेंट की उस जमाने में। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंस्पायर थे, ये आर्टिकल्स पढ़ते थे इंग्लिश राइटर्स के, यानी बेंजामिन हाइडन जो है वो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर मुतासर थे। और आम तौर पे जो दूसरी लिखाइयाँ थीं जिसमें ये एक तरह के यूनानी फ़लसफ़े जो है वो भी उन्होंने पढ़े हुए थे, और वो एक तरह से इन्होंने एल्जन मार्बल्स जो है उसका आइडियलिज्म, और इसी तरह से ग्रीक पिक्चर्स जो हैं या क्लासिकल ग्रीक जो आर्ट था, तो ये उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। और यही वजह है कि इसके यानी इस पोएम में हमें उनकी झलक मिलती है जो क्लासिकल ग्रीक आर्ट है या जो ग्रीक वर्चूज हैं। और यही एक बुनियादी वजह है कि शायद इस चीज़ को बैकग्राउंड में रख के जॉन कीट्स ने ये नज़म जो है वो लिखी थी। तो ये 5 स्टेंजा हैं इसमें, और हर स्टेंजा जो है वो 10 लाइन्स पे मबनी है। और इसमें पोइट आमतौर पे जो है जिसको यानी एड्रेस करता है वो एक पुरानी या कदीम जो है वो ग्रेशियन एक अर्न है जिसको वो डिस्क्राइब करता है, और उसमें जो कुछ इमेजेस हैं उसको वो डिस्कस करने की कोशिश करता है। तो ये जॉन कीट्स का जो है वो काम काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इस पे डिबेट और डिस्कशन की जाती है, और अभी भी ये जारी है। तो इसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो ख़ास तौर पे 2 मनाज़िर हैं जिनकी वो अक्कासी करता है, जिसमें एक आशिक अपने महबूब का यानी ताक़ुब करता है, और दूसरा जहाँ देहाती और एक जो है वो यानी पुजारी जो है वो कुर्बानी देने के लिए जमा होते हैं। तो शायर ने एक तरह से इसमें एक नतीजा अख़ज़ किया है कि बनी नूह इंसान की जो आने वाली नस्लें हैं वो यानी उनको क्या कहेगा। तो इसीलिए जो खूबसूरती है वो कहता है कि ये एक हकीकत है, और सच्चाई जो है वही खूबसूरती है, और ये तो आप ही ज़मीन पर जानते हो और आप सबको जानने की ज़रूरत है। तो नाक़दीन ने बहस की है कि आया ये जो उन्होंने लाइन्स लिखी हैं ये यानी नज़म के तस्वर को मुनासिब तौर पर मुकम्मल करती भी हैं या नहीं। तो ये एक यानी पस मंज़र है जो हम देखते हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में। और इसी तरह से नक्काद जो हैं उन्होंने यानी स्पीकर के जो किरदार हैं या जो एक तरह के मादी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरगीब देने की ताकत, और नज़म में जो है वो दुनियावी या एक तरह की जो मिसाली हकीकत है उनके माबैन ये यानी मुतज़ाद बाहमी जो रवाबित हैं उन पर भी तवज्जो दी है।
اور اسی طرح سے جو معاصر ناقدین ہیں ان کے ذریعے جو اوڈ آن گریشین آن کو اچھی طرح سے پذیرائی جو ہے وہ اس وقت تو نہیں ملی تھی، صرف 19ویں صدی کے وسط تک ہی اس کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ جانے لگی، حالانکہ اب اسے انگریزی زبان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اور شاید یہی وہ نظم ہے کہ جس نظم کی بنیاد پہ جان کیٹس کو کچھ کرٹکس جو ہیں وہ شیکسپیئر کے پائے کا جو ہے وہ پوئٹ سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جان کیٹس اگر جلدی اس کا انتقال نہ ہوتا تو آج وہ انگریزی ادب میں بلا شبہ شیکسپیئر سے بھی بڑے شاعر ہوتے۔ بہرحال نظم کے آخری بیان پر ایک لمبی بحث نے یعنی 20ویں صدی کے جو نقاد ہیں ان کو ایک طرح سے تقسیم کیا ہے، لیکن کچھ کام نہ ہونے کے باوجود یعنی اس کام کی خوبصورتی پر زیادہ تر جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اتفاق کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کیٹس کے بہت سارے جو ہیں جو انہوں نے اوڈس لکھی ہیں، جس طرح سے ان کی اوڈ آن گریشین آن ہے، تو ان میں بھی یعنی آرٹ اور آرٹ کے جو سامعین ہیں ان پر ایک طرح سے تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پہلے کی یعنی نظموں میں قدرتی موسیقی کی عکاسی پر جو ہے وہ انحصار کیا، اور اسی طرح سے جو ایک طرح سے یعنی وسیع ہے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے سمئی سنسنیوں کی جو یعنی اپیل ہے جو انہوں نے اوٹ نائٹنگیل جیسے کام میں کی ہے، تو یعنی نمائندوں کے فن پر وہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے اوڈ آن گریشین آن جو ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وضاحت کرتے ہوئے کیٹس اس کا رخ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ اور اس سے قبل انہوں نے اوڈ آن انڈولنس جو ہے اس میں یعنی ایک طرح سے تشبیہ دی ہے، جو آپ کہیں کہ یعنی تلی ہے، تو تلی کی تشبیہ استعمال کی تھی، جس میں ایک ایسی تصویر پیش کی گئی تھی کہ جس میں محبت اور اسی طرح سے منگن اور اسی طرح سے اور پھوسی کی نمائندگی کرنے والے تین یعنی وہ شخصیات جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو ان تینوں میں سے محبت اور جو یعنی پوسی ہے اس کو یعنی اوڈ آن گریشین آن میں جو ہے وہ ضم کیا گیا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ ایک انسانی فنکارانہ یعنی تعمیر کے طور پر سچ کے خیال سے وابستہ ہونے کے قابل جو ہے وہ کیسے ہے یا کس طرح سے ہے۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ تھیمز دیکھ لیتے ہیں۔ تو نظم کے اندر بیان کردہ جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے کچھ جو کڑوے ہیں ان کی تصاویر کا مقصد جو ہے وہ مشترکہ سرگرمیوں کی واضح عکاسی کے طور پر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے صحبت کی کوشش یا موسیقی سازی اور ایک مذہبی رسوم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اعداد و شمار یہ خوبصورت ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خود حقیقت پسندانہ ہے۔ اگرچہ نظم میں راوی کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ سابقش جو ہے وہ شمولیت شامل نہیں ہے، تو نظم کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک خاص قسم کی تفصیل اور ایک انسانی مشاہدہ کرنے والوں پر یہ مشتمل ہے جو یعنی ان نقشوں کو کھینچتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو یعنی رائٹر ہیں اس جھلک کے ساتھ اس طرح سے یعنی گفتگو کرتا ہے کہ نقاد کیسے اس نظم کا جواب دے گا، جو نظم کی آخری سطروں میں یعنی ایک طرح کا ابہام جو ہے یا شک اور شبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ خوبصورتی ہی سچائی ہے یا سچائی جو ہے وہ خوبصورتی ہے، تو یہ سب کچھ ہے تم زمین پر جانتے ہو اور آپ سب کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے، یعنی بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل ye know on earth and all ye need to know۔ وہ کہتا ہے کہ یہی سچ ہے اور آپ کو اسی سچ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک اس موزی آواز کی یعنی قطعی آواز کا فقدان جو ہے وہ قاری کو یہ سوال کرنے کا باعث بنتا ہے کہ واقعتاً یہ الفاظ کون بول رہا ہے اور وہ کس سے جو ہے وہ بول رہے ہیں، اور ان یعنی الفاظ سے کیا مراد ہے جو قاری کو حوصلہ افزائی جو ہے وہ ایک طرح سے کرتے ہیں کہ وہ نظم کے ساتھ یعنی تفتیشی انداز میں بات چیت کرے۔ تو رائٹر جو ہے اس کی یعنی علامت کی حیثیت سے ایک کل جو ہے وہ مکمل طور پر یعنی شاعری کی نمائندگی نہیں کر سکتا، لیکن یہ آرٹ اور انسانیت کے مابین تعلقات کو یعنی بیان کرنے میں ایک جزو کے طور پر آپ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اوٹ نائٹنگیل یا جو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹنگیل انسانیت سے الگ ہے اور اسے انسانی خدشات نہیں ہیں،
उसके बरक्स फन का एक टुकड़ा होने की वजह से यानी इसको सामाइन की ज़रूरत होती है, और वो खुद ही एक यानी नामुकम्मल हालत में है जैसे कि। और साथ में इससे इंसानियत के साथ बातचीत करने या एक जो है वो दास्तान बयान करने और तख़य्युल को चलाने की इजाज़त देती है। और इस झली पर लगी तस्वीर जो हैं वो राइटर को यानी सवालात करने पर उकसाती हैं, और कुल की खामोशी जो है वो तख़य्युल के यानी चलने की सलाहियत को तक़वियत देती है। और इस यानी मराकबे में रावी जो है वो फ़न की जमालियाती और नकाबसाज़ ख़ुसूसियात पर जो है वो रोशनी डालता है। नज़म के आगाज़ में हम देखते हैं ये यानी मंज़र पेश किया गया है कि आर्ट का जो किरदार है वो उन लोगों के बारे में एक मख़सूस किस्म की कहानी जो है उसको वो बयान करता है, जिनके साथ सामीन जो है वो आम तौर पर नावाकिफ़ हैं। और राइटर जो है यानी कीट्स जो है वो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो ओड ऑन इंडोलेंस जो है, और इसी तरह से जो और उनकी ओड्स हैं, ओड टू साइकी, तो उसमें जो है वो एदाद-ओ-शुमार की शिनाख्त जो है वो जान सके। तो ये एक तरह से उसकी कोशिश है। तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ जो 20वीं सदी में या अब भी ये काफ़ी इसके ऊपर जो है वो डिबेट रही है। तो 20वीं सदी ने नज़म के आखिरी सत्रों और उसके पूरे काम की खूबसूरती से यानी उनके रिश्ते के यानी तनाज़े पर एक तनकीदी जो है वो तनाज़े की शुरुआत की, जब शायर का जो है वो एक तरह से जो यानी पोएट लॉरिएट थे रॉबर्ट ब्रिंच, उन्होंने यानी ये बहस की शुरुआत की। तो उस वक़्त जो है ये बहस छिड़ गई, या हम यूँ कहें कि पोएट लॉरिएट रॉबर्ट ब्रिज ने इस यानी बहस की बुनियादी तौर पे जो है वो शुरुआत की या इसका आगाज़ किया। जिस ख़्याल की इब्तिदा पहली मर्तबा की गई है वो यानी फ़ितरत पर मिसाली फ़न की बालादस्ती है, क्योंकि उसके यानी कामिल के गैर मुतज़लज़ल इज़हार की वजह से। और ये सच और खूबसूरत है, लेकिन नज़म में उसकी जो वसअत है वो यानी गैर-तुफ़ैली और इसी तरह से नीरस और बिखरे हुए हैं। जो खूबसूरती के बावजूद यानी गुर्बत का असर जो है वो एक तरह से नज़र आता है, और आखिरी जो नारा है वो यानी किसी अज़ाब की ठोकरों में जो है वो दाखिल होता है। लेकिन उसकी आखिरी जो यानी लाइन्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनके यानी ज़बरदस्ती सीधे होने की एक तरह की यानी ये बाज़ियाबी होती है, या उनमें वो झलक आती है। और इसी तरह से एक और जो हैं यानी राइटर्स ने इन पे कुछ और राइटर्स हैं उन्होंने भी इस पे जो है वो अपना इज़हार ख़्याल किया है। तो ब्रिज जो हैं उनका यानी ये ख़्याल था कि जो आखिरी लाइनें हैं यानी वो दूसरी सूरत में ख़राब नज़म को जो है वो यानी उन्होंने छुड़ा लिया है। इसी तरह से आर्थर कोएलर जो हैं उन्होंने मैंने इसके मुतज़ाद नज़रिए के साथ जवाब दिया और दावा किया कि ये लाइनें जो हैं वो एक मुबहम मुशाहिदा थीं, और किसी को भी यानी जिसने ज़िंदगी को यानी हक़ाइक़ का सामना करना और उसकी शराइत की वज़ाहत करना सीखा है, दरहकीकत यानी ये एक अनपढ़ नतीजा है, अगरचे ये एक बहुत ही कम उम्र और पुरजोश यानी शख्स में इंतहाई काबिल मुआफ़ी है। ये बहस जो है वो उस वक़्त फैल गई जब आई. रिचर्ड जो एक अंग्रेज़ी अदबी नुकात हैं जिसने 1929 में कीट्स की नज़्मों का जो है वो तज़िया किया था। तो उन्होंने यानी शायरी में इस तरह की जो बयानात हैं जिसको हम कहते हैं सूडो स्टेटमेंट्स, यानी आप कहें कि फ़ाल्स, सूडो की माने फ़ाल्स हैं, तो उस पर यानी गुफ्तगू करने के लिए ओड ऑन ए ग्रेशियन के आखिरी खतूत पर जो है वो इन्हिसार किया था। और इसी तरह से अर्ल जो हैं अर्ल वेस्टरमैन जो हैं उन्होंने सन 1953 में हतमी खतूत पर जो है वो बहस जारी रखी और दावा किया कि हम जितना ओट के आखिरी खतूत पर जो है वो जकड़े जाते हैं, उतना ही उनके मानी यानी उस मानी को यानी हमारे शेर की जो है वो फ़हम उसका हम एक तरह से गला जो है वो घोंट देते हैं, या ये उसको गला घोंट देती है कि काफ़ी है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने जॉन कीट्स की जो मशहूर ओड है, ओड ऑन अ ग्रेशियन, उसके बारे में हमने तफ़सील से जो है वो गुफ्तगू की। तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली होंगी जो आपको काफ़ी काम आएँगी। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे किसी दूसरे सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।